नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं, विस्तार से खबरें आपको दिखाएंगे। और आइए अब एबीपी रिपोर्टर में विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में 24 घंटे के भीतर तीसरा बड़ा हमला हो गया है। जी, न्यूयॉर्क के क्लब में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। इस फायरिंग में 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में ये फायरिंग का मामला जो सामने आया है, तो 24 घंटे के भीतर अमेरिका में ये तीसरा बड़ा हमला। कहीं गाड़ी से लोगों को कुचल दिया गया है, कहीं टेस्ला की गाड़ी में धमाका किया गया है, वो भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होटल के ठीक बाहर लास वेगास में। और अब ये खबर न्यूयॉर्क से आ रही है। न्यूयॉर्क का ये क्वींस एरिया बताया जा रहा है और यहाँ इस क्वींस एरिया में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला, जिसमें 11 लोगों के घायल होने की खबर है। आप जानते हैं अमेरिका में गन कल्चर बहुत ज्यादा है और ऐसे में वहां पर जिस तरीके से जो हथियार हैं उसकी खरीद फरोख्त पर भी कोई खास पाबंदी लागू नहीं है। इसी वजह से हथियार आमतौर पर आसानी से मुहैया, और जिसके बाद इस तरीके के मामले अमेरिका से सामने आते हैं। ऐसे में अब ये न्यूयॉर्क में जो मामला सामने आया, क्या इसका कोई आतंकवादी कनेक्शन है? ये बड़ा सवाल अभी बरकरार है। इसके जवाब का इंतजार है। दुनिया का सुपर पावर देश है अमेरिका, और नए साल के पहले दिन ही देखिए किस तरीके से दहल गया नए साल। अमेरिका में ये वारदात, जिसकी वजह से दहशत का माहौल। अमेरिका के लुसियाना में न्यू ऑर्लियंस में एक शख्स ने भीड़ में गाड़ी दौड़ा दी, 15 लोगों को रौंद डाला, 15 लोगों की जान ले ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके आतंकी हमला होने की ओर इशारा कर दिया है। और वहीं दूसरी वारदात अमेरिका के लास वेगास में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर एलन मस्क की कंपनी टेस्ला और टेस्ला के ही गाड़ी में अचानक से धमाका, उसके बाद गाड़ी में आग और इसकी चपेट में आकर गाड़ी के ड्राइवर की मौत। और तीसरा हमला जो हुआ है वो न्यूयॉर्क में हुआ है, न्यूयॉर्क के क्लब में हुआ है, क्वींस एरिया में हुआ है न्यूयॉर्क के। यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसकी चपेट में आकर 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में ये तीसरा बड़ा हमला है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं विशाल पांडे से। विशाल, दो वारदात के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से न्यूयॉर्क और ये क्वींस एरिया और यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला, जिसकी चपेट में आकर 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, क्या इसका भी कोई आतंकवादी कनेक्शन है? इसकी ओर कोई इशारा कर रहा है क्या विशाल? देखिए रोमाना, अभी तक ये हमलावर पुलिस के हाथ नहीं आया है। जिससे न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में अमाजुरा एक नाइट क्लब है जहां पर ये फायरिंग की है। 11 लोग इस फायरिंग में घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस फिलहाल हमलावर की तलाश में है। लेकिन आप देखिए, अमेरिका में बीते 2 दिनों में 3 बड़े हमले हुए हैं। पहला लुजियाना में जहां पर 15 लोगों की मौत हुई, दूसरा लास वेगास में हमला हुआ जहां पर 1 की मौत हुई है, और तीसरा हमला ये न्यूयॉर्क में हुआ है क्वींस इलाके में, जहां पर 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं फायरिंग में। और इस वक्त मौके पर पुलिस की टीम पूरी मौजूद है। FBI इस मामले की वहां पर जांच कर रही है, और जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी रहे उन्होंने जो अमेरिकी मीडिया को बयान दिया, उनके मुताबिक जो संदिग्ध है वो मौके से भाग चुका है, यानी पुलिस के हाथ वो नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अमेरिका में एक के बाद एक 3 बड़े हमले हुए हैं। और क्योंकि आप देखिए, नए साल का मौका है और अब से मात्र 18 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। और इस दौरान ही अमेरिका में 3 बड़े ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि अमेरिका के लिए काफी चिंताजनक कही जा सकती है, अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चिंताजनक कही जा सकती है। और पहला जो लुजियाना में हमला हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है, उसमें ISIS का झंडा मिला है। आतंकी घटना वहां के मेयर ने करार दिया है। एलन मस्क ने लास वेगास की घटना को लुजियाना से जोड़ा है, और अब तीसरी घटना न्यूयॉर्क में हो गई है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में जो अभी हालात हैं वो चिंताजनक जरूर कहे जा सकते हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि एक तो देखिए नए साल का आगाज, और वो भी वो साल जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को अपना कार्यभार संभालना है, 20 जनवरी जिसकी तारीख मुकर्रर होती है। और ऐसे में ये सिलसिलेवार तरीके से ही इनको कहा जाएगा कि एक के बाद एक अमेरिका के 3 अलग अलग इलाके और वहां पर इस तरीके के हमले। हालांकि अभी तीनों में कोई कनेक्शन, उसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके ये जिस तरीके के हमले हुए हैं, तो वो जो आतंकवाद की डिक्शनरी में एक शब्द होता है ना, लोन वुल्फ अटैक, उसी कड़ी से जोड़कर भी इसको देखा जा सकता है। हालांकि मैं फिर से दोहरा दूं विशाल पांडे कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। विशाल,
हाँ, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप देखिए नए साल का मौका है और उसके बाद 20 जनवरी को ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। और उससे पहले ये आप 3 ये बड़ी घटनाएं जो अमेरिका में हुई है, ये अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े कर रही है। लुधियाना में 15 लोगों की मौत, लास वेगास में 1 की मौत, और अब न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका का एक बड़ा शहर माना जाता है, एक बड़ा सेंटर माना जाता है, वहां के एक क्लब में जिस तरह से ये गोलीबारी हुई है, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये अमाजुरा नाइट क्लब, इसके बारे में जानकारी मिल रही है, जहां पर हमला किया है इस हमलावर ने और मौके से भाग चुका है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या फिर ये तीनों घटनाएं अलग हैं? क्योंकि अभी तक हमलावर पकड़ में नहीं आया है, क्योंकि एलन मस्क ने पहले 2 घटनाओं को एक साथ जोड़ते हुए शक व्यक्त किया है, पर तीसरी घटना को लेकर अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार रहेगा। लेकिन 24 घंटे में अमेरिका में 3 बड़े हमले और कहीं ना कहीं अमेरिका में नए साल और 20 जनवरी से पहले सुरक्षा के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मामला बेहद संवेदनशील है और देखिए अभी अमेरिकी प्रशासन की तरफ से इन हमलों के किसी तरीके के लिंक या फिर आतंकवादी घटनाओं के तौर पर पुष्टि का भी इंतजार है। फिलहाल शुक्रिया आपका विशाल पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में बिजनेसमैन पुनीत खुराना की आत्महत्या से जुड़े मामले में एबीपी न्यूज ने एक एक्सक्लूसिव वीडियो खोज निकाला है। इस वीडियो में पुनीत खुराना अपने ससुर जगदीश पावा से बात करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में पुनीत के ससुर घर के बदले पुनीत को 2 करोड़ रुपए देने की बात कह रहे हैं। पुनीत के घर वालों के मुताबिक घर पुनीत की पत्नी मणिका के नाम पर है। हालांकि बाद में पुनीत के ससुर जगदीश पावा अपनी बात से मुकर गए। एबीपी न्यूज के पास वो ऑडियो भी है जिसमें ससुर अपनी बात से मुकर रहे हैं और ये जो वीडियो है वो 12 अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है, जिसमें पुनीत के ससुर अपने दामाद से बाकायदा डील करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। तो वीडियो में घर के बदले 2 करोड़ रुपए देने की बात, बाद में 2 करोड़ की बात से मुकर गए पुनीत के ससुर। पुनीत खुराना खुदकुशी केस में ये नया वीडियो है। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो, इसमें पुनीत और पुनीत के जो ससुर हैं जगदीश पाहवा, वो बातचीत करते हुए दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। आपका दूसरे महीने बिक जाता है आपका तो ऐसा हो सकता है ना, अगर मैंने तेरे को पीछे पैसे मेरे पास आ गए तो 2 करोड़ दे दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारे से इंटरेस्ट भी होगा तो मेरे पास पैसे आ गए तो मैं इंटरेस्ट ले लूंगा। तो 6 महीने में 2 हो गए, अगर आप 4 महीने पैसे देते हो तो 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अगर 4 के बाद नहीं ना, फिर ये मत करो। अच्छा, उसमें अगर क्या बोलते हैं आप, 2 करोड़ कितना टाइम से मतलब खाली कर रही कितने टाइम क्या कह रहा है, जितना काम खाली आपका दूसरे महीने बिक जाता है आपका सारे महीने तो ऐसा हो सकता है ना, अगर मैंने तेरे को पीछे पैसे मेरे पास आ गए तो 2 करोड़ दे दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारे से इंटरेस्ट भी होगा तो मेरे पास पैसे आ गए तो मैं इंटरेस्ट ले लूंगा। तो 6 महीने में 2 हो गए, अगर आप 4 महीने पैसे देते हो तो 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अगर 4 के बाद नहीं ना, फिर ये मत करो। दरअसल जो पुनीत खुराना का परिवार है पुलिस पर आरोप लगा रहा है। पुनीत खुराना के परिवार ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिए हैं कि पुलिस जो है वो दरअसल आरोपियों की मदद कर रही है। ये पुनीत खुराना का परिवार पुलिस पर आरोप लगा रहा है। 48 घंटे बीत चुके हैं। 48 घंटे बीतने के बावजूद अब तक एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की है। पोस्टमार्टम पुनीत खुराना के शव का कराने में भी पुलिस की तरफ से देरी करवाई गई। ये आरोप भी परिवार की तरफ से पुलिस पर लगाए गए। मामला उलझता हुआ पुनीत खुराना के परिवार ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिए हैं कि पुलिस जो है एफआईआर से लेकर पोस्टमार्टम तक में देरी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, किस तरीके की शिकायतें परिवार की सामने आ रही हैं और ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी न्यूज दिखा रहा है जिसमें पुनीत खुराना अपने ससुर के साथ बातचीत करते हुए और बाकायदा वो घर को लेकर पहले 2 करोड़ की डील और बाद में कैसे उस 2 करोड़ की डील से ससुर मुकर गए, वो सब तस्वीर साफ हो रही है। वरुण, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पुनीत खुराना के परिवार वाले हैं वो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि 48 घंटे बीत गए हैं, कोई एफआईआर नहीं हुई है,
पुलिस ने पोस्टमार्टम अभी तक क्यों नहीं कराया है, क्यों इतना ज़्यादा डिले किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उसी को लेकर आज जो परिवार के लोग थे मॉडल टाउन थाने पहुंचे थे और पुलिस के जो अधिकारी है उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। जिस तरीके से पुनीत खुराना के परिवार पहले से आरोप लगा रहे हैं कि जो उनकी पत्नी थी मनिका वो प्रताड़ित कर रही थी, साथ ही ये बात भी सामने आई थी कि दोनों ही परिवारों के बीच में पैसों को लेकर भी एक पुराना जो मसला है वो चला आ रहा था और कहीं ना कहीं उसी के चलते पुनीत दबाव में था। परिवार के लोगों ने आज उसी चीज़ के एविडेंसेस भी दिए कि जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं ये पुनीत खुराना का अपने ससुर के साथ बातचीत का वीडियो भी है, ऑडियो भी है। दरअसल जिस घर के अंदर पुनीत खुराना रह रहे हैं वो घर उनका पहले तो था, लेकिन ये मनिका के यानी कि अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया था। जो पुनीत के परिवार वाले हैं उन्होंने भी एक बड़ी रकम मनिका के जो फादर थे उनको इंटरेस्ट पर दी थी, तो कहीं ना कहीं उस पैसों को लेकर भी एक बड़ा विवाद चला रहा था। जो मनिका के पिता हैं उनको पैसे देने थे, वो बीच बीच में हाँ तो बोलते थे लेकिन फिर अपनी बातों से मुकर जाते थे। यही वजह है कि जो मैरिटल डिस्प्यूट तो पत्नी के साथ चल ही रहा था, इन पैसों का भी जो दबाव था कहीं ना कहीं पुनीत झेल नहीं पा रहा था और यही वजह है कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। यही आरोप जो है परिवार के लोग लगातार मनिका के परिवार पर और मनिका के ऊपर लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई, उनका कहना है जिस तरीके से परिवार ने आरोप लगाए हैं हम एक पैनल का गठन कर रहे हैं डॉक्टरों का, जिससे कि पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आए उसके ऊपर किसी तरह के सवाल खड़े ना हो सके और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना पक्ष रख रही है तो परिवार के लोग पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो अब देखना ही होगा आने वाले समय में पुलिस तो अपने कानूनी दावपेचों के जरिए ही कदम आगे बढ़ाएगी। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलता है, क्या मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में निकलता है, जो एलिगेशन पुनीत ने अपनी वीडियो के जरिए भी ससुराल वालों के ऊपर लगाए हैं वो कितना कोरिलेट हो पाते हैं, क्योंकि सिर्फ मैरिटल डिस्प्यूट नहीं था, पैसों का भी एक पुराना जो झगड़ा था दोनों परिवारों के बीच में चल रहा था। यही वजह है कि पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन हर दिन के साथ कुछ नए एविडेंसेस, कुछ नए ऑडियो, कुछ नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको पुलिस अपने सामने रखकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए वरुण जैन। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खबर उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती से है, जहां मदरसे की आड़ में चल रहा था नकली नोट छापने का धंधा। पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नकली नोट छापने के धंधे का पर्दाफाश जो पुलिस की तरफ से किया गया है। दरअसल मदरसे की आड़ में नकली नोट छापे जा रहे थे। नकली नोट मदरसे का प्रबंधक मुबारक अली बताया जा रहा है सरगना इस नकली नोट छापने के फैक्ट्री का। मुबारक अली ने YouTube देखकर नकली नोट बनाना सीखा। पुलिस ने मदरसे से प्रिंटर, लैपटॉप, स्याही सब बरामद किए। मुबारक अली के पास से 35,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए। एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपये असली नोट बरामद हुए हैं। मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं। जिस पूछताछ में बताया है कि लगभग 1 साल से इस काम को कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आज सुबह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को किसानों के मुद्दे पर जो चिट्ठी लिखी है उसी चिट्ठी का जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से दिया गया है। आतिशी ने शिवराज सिंह चिट्ठी जो लिखी थी उन्होंने उसका जवाब दिया है। आतिशी ने बीजेपी की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी है कि किसानों की बात बीजेपी ना करे। ये आतिशी ने लिखा है। किसानों की बात करना जैसे दाऊद का अहिंसा पर प्रवचन देना। किसानों पर राजनीति करना बंद करे बीजेपी। बीजेपी ने किसानों पर गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई। ये कहकर पलटवार आतिशी की तरफ से किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें चिट्ठी लिखी कि दिल्ली सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली और अब
इस मामले पर पलटवार आतिशी की तरफ से किया गया है, ये कहते हुए कि किसानों पर गोलियां चलवाने से लेकर लाठियां बरसवाने तक का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। वो प्रवचन ना दे किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। दीपक, वार पलटवार तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बात दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गई है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि माहौल चुनावी है, इसी वजह से ये पलटवार भी इतना जोरदार कि आतिशी लिख रही हैं अपनी चिट्ठी में, किसानों को लेकर बीजेपी बात कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दाऊद इब्राहिम अहिंसा को लेकर ज्ञान दे। जी रोमाना, लगातार चिट्ठी वॉर भी चल रही है दिल्ली में चुनाव से पहले। जिस तरीके से पहले एलजी चिट्ठी लिखते हैं, फिर आतिशी जवाब देती है, मोहन भागवत को केजरीवाल चिट्ठी लिख देते हैं। आज आतिशी को चिट्ठी आई तो आतिशी ने सीधा दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया। शिवराज सिंह चौहान को कहने लगी हैं कि अहिंसा पर प्रवचन दे रहा है दाऊद इब्राहिम, ऐसी बात कहते हैं। हालांकि संजय सिंह भी कई मौक़ों पर ऐसे कह चुके हैं बीजेपी को लेकर, लेकिन सीधे तौर पर बात इस बार किसानों को लेकर उठी तो उस पर आतिशी का ये कहना है कि जब साल भर तक किसान धरना प्रदर्शन करते रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, तब उनके साथ मान सम्मान नहीं किया गया, तब उन पर एक तरीके से लाठियां चलाई गई, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई, कई लोगों की जान चली गई, तब बीजेपी को उनकी याद नहीं आई। दूसरी तरफ अभी जब हरियाणा के बॉर्डर पर जहां पंजाब से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं किसान, वहां पर आमरण अनशन पर भी किसान बैठे हुए हैं, उनसे कोई मुलाकात करने नहीं जाता, उनका कोई हालचाल नहीं पूछता। और उल्टा कृषि मंत्री जो हैं दिल्ली में चुनावी माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि वो किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, एक उदासीन माहौल है दिल्ली में किसानों को लेकर। तो सीधे तौर पर जब आतिशी को चिट्ठी पहुंचती है तो आतिशी ने भी उस चिट्ठी का कुछ उसी तरीके से जवाब दिया है। तो लगातार दिल्ली चुनाव में ये जो चिट्ठी वाला वॉर चल रहा है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक नई चिट्ठियां आ रही हैं, रोज एक दूसरे को चिट्ठी लिखी जाती है। अभी आगे ये माहौल और बढ़ने वाला है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दीपक रावत। नजर बनाकर रखिएगा, कोई अपडेट आएगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी घोषणाओं के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है, बीजेपी इस बार अपने घोषणा पत्र में फ्रीबीज पर जोर देने वाली है। ये बड़ी खबर है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा कर सकती है। इतना ही नहीं, 20,000 लीटर तक साफ पानी का भी बीजेपी वादा कर सकती है। घोषणा पत्र में बीजेपी महिलाओं के साथ बुजुर्गों, छात्रों को भी बस में मुफ्त यात्रा का ऐलान करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी लाडली योजना का भी वादा कर सकती है। तो कुल मिलाकर जो वादे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं इन चुनाव में, उसी को लेकर बीजेपी एक कदम और आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी का संकल्प पत्र होगा उसमें इस बार जो मुफ्त की योजनाएं हैं, जो फ्रीबीज हैं, उस पर जोर रहने वाला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती है और उसके बाद 201 से लेकर 400 तक 50% की दर पर बिजली के चार्जेस वसूलती है। वहीं बीजेपी अपने घोषणा पत्र में सीधे 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री करने की घोषणा कर सकती है। 20,000 लीटर साफ पानी का वादा बीजेपी कर सकती है। अच्छा, अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में महिलाओं के लिए बस में यात्रा मुफ्त है और आम आदमी पार्टी की इस योजना की काट के तौर पर बीजेपी जो है वो दिल्ली में बुजुर्गों और छात्रों को भी बस यात्रा मुफ्त करने का ऐलान कर सकती है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी लाडली योजना का भी वादा कर सकती है। आप जानते हैं दिल्ली की महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले ही अगर सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपए राशि देंगे, ऐलान किया गया है। और उसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी भी लाडली योजना का वादा कर सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम पांडे से ही जानते हैं। बलराम, कुल मिलाकर ये जो सुगबुगाहट तेज हो रही है कि बीजेपी का संकल्प पत्र और उसमें फ्रीबीज की बहार आ सकती है, मतलब अगर आम आदमी पार्टी चुनावी वादों के मामले में डाल तो बीजेपी उस पर पात साबित होने की फिराक में। देखिए, जिस तरीके से मैनिफेस्टो कमेटी बीजेपी ने गठित की और कहा कि जनता से राय ली जाए और जनता की राय पर जो मैनिफेस्टो है वो तैयार किया जाए, और जिस तरीके से इस कमेटी ने काम किया है उसको लेकर के जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर बीजेपी 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देने जा रही है। इसके अलावा
20,000 लीटर जो स्वच्छ पानी है वो देने का वादा करने वाली है बीजेपी। इसके साथ ही जो बस यात्रा मुफ्त अरविंद केजरीवाल की सरकार अभी तक दे रही थी और देने का वादा कर रही है, तो उसको लेकर के बीजेपी ने कहा है कि हम महिलाओं को ही बस यात्रा मुफ्त नहीं करेंगे बल्कि छात्र और सीनियर सिटीजन को भी बस यात्रा मुफ्त करेंगे। और साथ ही जो लाडली योजना है जो अन्य राज्यों में बीजेपी चला रही है उसे दिल्ली में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही जो स्वास्थ्य को लेकर के आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हम मोहल्ला क्लिनिक के जरिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं और संजीवनी योजना का ऐलान किया है, तो उसके खिलाफ में जो आयुष्मान योजना है उसको दिल्ली में लागू करने की बात बीजेपी कर रही है। और साथ ही ये भी कह रही है कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको पूरा मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी जो घोषणा है बीजेपी की वो ये रहने वाली है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। आपने देखा होगा कि जब नगर निगम का चुनाव था दिल्ली में, तब भी बीजेपी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन इस बार जो घोषणा होने जा रही है उसमें यह साफ कहा जा रहा है कि जहां पर झुग्गी है उन झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। तो यानी जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर के बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और माना जा रहा है कि मुफ्त की योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। और इसको लेकर के कुछ ही दिन में इसका ऐलान भी होगा। और जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, जिस तरीके से जनता से बात की जा रही है और जिस तरीके से मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि जब बीजेपी अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रखेगी तो उसमें ये बड़ी बातें जरूर शामिल होंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका बलराम इस तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। सुनीता केजरीवाल मतलब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी 2 वोट है। अच्छा, माफ कीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। सुनीता केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्हें बीजेपी ने निशाने पर लिया है। सुनीता केजरीवाल के 2 वोट हैं, यह बीजेपी कह रही है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी वोटर सुनीता केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर बीजेपी का निशाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लेकर बीजेपी पहले ही हमलावर है। चुनाव आयोग को धमका रहे हैं संजय सिंह, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। संजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ये बीजेपी ने मांग की है। तो पहले संजय सिंह और अब सुनीता केजरीवाल पर भी बीजेपी का निशाना। सुनीता केजरीवाल के भी 2 वोट हैं, दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश। और इसी तरीके से इससे पहले संजय सिंह को लेकर बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया था। 2018 तक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के भी वोटर संजय सिंह। तो सियासी तौर पर ये दिल्ली का वोटर कौन, इसको लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। राजनीति चरम पर है, आर पार है। और अब तो इसमें बड़े चेहरों को लेकर भी जबरदस्त तरीके से निशाने साधे जा रहे हैं, जिसपे बीजेपी की तरफ से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी कटघरे में बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। जिसका आधार ही झूठ है और लूट है, उसके बाद भी पीछे भी हमने, आपने देखा, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस हो, NH24 हो, प्रगति मैदान का टनल हो, मेट्रो की जाल हो, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग उनके नकारात्मक सोच को छोड़ करके हम थोड़ा आगे बढ़ें और जो हमारा परिचय है हम वो करें। इसी नाते हम लोग कल माननीय मंत्री खट्टर साहब से मिले और जो सारी बातें हम लोग बता रहे हैं और हम लोग जनता क्या बोल रही है ये भी सुनना चाहते हैं। हम लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठते हैं, जो बोलते हैं, वरना तो लोग हमें सुबह से शाम तक यही कहते हैं, आदित्य ने ये कहा, केजरीवाल ने ये कहा, फलाना ने ये कहा। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि झुग्गी वाले क्या बोल रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी वाले क्या बोल रहे हैं, ये दिल्ली के सांसों पे जिनके आपातकाल लगाए वो क्या बोल रहे हैं। हम उनको सुन रहे हैं और उनकी बातों को लेकर के हमने परसों गडकरी साहब से और कल खट्टर साहब से, कल ही हम सब मिले। उसी में सारी बातें जो हमारे सांसदों ने, मंत्री जी ने कही वो आपके सामने है। हम एक बात और कल कहे जो इसमें हम जोड़ना चाहते हैं कि हमारे
दिलशाद गार्डन हमारे क्षेत्र में एक आता है, वहाँ भी एक झुग्गी को हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमने विजिट भी किया था वहाँ। थैंक यू एलजी साहब ने भी विजिट किया था। उसको हम इस पाइपलाइन में जोड़ने के लिए भी हमने निवेदन किया है। एओ ब्लॉक शालीमार बाग को भी, एयू ब्लॉक पीतमपुरा को भी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जे क्लस्टर, गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप के अलावे 7 और ऐसे ही प्रोजेक्ट हैं, वो भी इनमें शामिल हो जाए। कल हमने ये भी बात खट्टर साहब से करी। और हमारे यहाँ एक स्टेडियम की बात जो आपसे जोगेंद्र भाई ने कही, हम लोगों का बिल्कुल जगह सटता है और वो हमारा बुराड़ी क्षेत्र जहाँ ख़त्म होता है वहीं से नरेला शुरू होता है। तो ये सब बातों में, अब वैसे तो सबकी बात में सबकी बात है। हमारे यहाँ से मेट्रो फेज़ 4 जब मौजपुर से निकल करके अब हम उसको मजलिस पार्क तक जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे हमारा, अगर उसके आगे जेवर भी जुड़ रहा है, सहारनपुर भी जुड़ रहा है, ऐसा जुड़ने का प्लान हम कहते हैं, तो निश्चित रूप से हम दिल्ली के कंजेशन को दूर करना चाहते हैं। मूल उद्देश्य हम जीवन देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मृत्यु परोसी है दिल्ली को। हम मिल करके सभी सांसद कैसे जीवन दे सकते हैं, कैसे जीवन आसान कर सकते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी कल आ भी रहे हैं और हमारे खट्टर साहब को जो दी हुई बातें हैं गडकरी जी को, उनमें मैक्सिमम बातें हम लोगों को जल्दी से जल्दी पूरी करने को देखने को मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बीजेपी दिल्ली का विकास किस तरीके से हो, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर किया जाए, कैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर किया जाए, दिल्ली में झुग्गियों को बेहतर और कैसे बनाया जाए, इसी का जो पूरा खाका है उसकी तैयारी बताते हुए इस तरह की बात करते हैं। हम देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिल सकता क्योंकि उनको किसान का दर्जा ही नहीं प्राप्त है। केंद्र सरकार ने म्यूटेशन अलाउ किया है दिल्ली। अभी हम लोगों ने म्यूटेशन 20 साल बाद हम लोग सारे सांसद मिलकर के और किस तरह से म्यूटेशन शुरू कराए, तो इसलिए वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं और वो खुशियां और बढ़ने वाली। किसान सर्कल रेट की बात करते हैं, वो नहीं दे रहा है। और एक बात और आपको बता दें, आपने मनोज्ञा जी आपने सवाल किया, किसान अपने सर्कल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठ रहे लगातार, चाहे वो रामवीर सिंह बिधोड़ी जी हो या फिर कमल जी सहरावत या योगेंद्र जी हो, गांव के लोग उनके पास लगातार बैठ करके बातें कर रहे हैं। ये बढ़ा तक नहीं रहे हैं, ये लोग किसान की बात किया। आतिशी बढ़ा दे, आप लोग लगातार अगर आतिशी बढ़ा दें तो हम आज की सभा में बहुत धन्यवाद उनको हम धन्यवाद करें। क्या मनोज भैया, आप लोग कंटिन्यू अच्छी पहल कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे विकास को लेकर के। पार्लियामेंट सत्र भी शुरू होने वाला है, इसमें बजट सत्र, क्या हम उम्मीद करें कि ये जो आप जिन परियोजनाओं को लेकर मंत्रियों से मिल रहे हैं पार्लियामेंट में प्रस्ताव आएगा? 100% हमारी मांग ही इसलिए हो रही है कि इसके लिए और भी जब आउट ऑफ टर्न भी हमें बजट मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, हमें अपने नेता पे विश्वास है कि हम ये जरूर लेके आएंगे। बजट की तैयारियां हो रही है, उसमें आए। मनोज जी, ये जो कंबाइंड फोर्स आप दिखा रहे हैं सांसदों का, अच्छा होता है कि कंबाइंड फोर्स पहले दिखाया जा सकता है, रिजल्ट निकलता दिल्लीवासियों को नहीं, हम तो लगातार किए हैं भाई साहब। कैसे कह रहे हैं? अभी पीछे जो लोकसभा का चुनाव था, आपने देखा हम लोगों का सारे लोग एक हो गए, उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने इसी इच्छा शक्ति को और कंबाइंड शक्ति को आशीर्वाद दिया। सर, प्रधानमंत्री मोदी कल वीर सावरकर के नाम पे एक मॉन्यूमेंट का शिलान्यास कर रहे हैं, विपक्ष को लेकर के सियासत शुरू कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? वो तो करते रहता है, वो करते रहे, हम अच्छा काम करेंगे। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे, मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं।
वीर सावरकर कॉलेज का जो इनॉग्रेशन है वो द्वारका क्षेत्र में जो नजफगढ़ रोशनपुरा क्षेत्र वहाँ पर हो रहा है और 140 करोड़ का प्रोजेक्ट है और नजफगढ़ जो क्षेत्र है नाहरगढ़ को जिसको पहले जाना जाता था वो वीरों की भूमि है और वो वीरों की भूमि वीर सावरकर जी का सम्मान करती है। हर्षी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बीजेपी के कई सांसद चुनाव आयोग गए थे नाम कटवाने को लेकर। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था 5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक किसी का नाम काटा वो देख के सामने नहीं आया। बीजेपी लगातार कह रही है कि फर्जी वोटर है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन आम आदमी, आपका पॉइंट लेता हूँ, आम आदमी पार्टी के लोगों ने वायदा किया था 20 कॉलेज बनाने का। दिल्ली में 10 साल में एक नया कॉलेज नहीं बनाया। आज अगर केंद्र सरकार ये बना रही है तो वो कॉलेज का विरोध कर रहे हैं, वो सावरकर का विरोध नहीं कर रहे हैं। और जो बात आपने चुनाव आयोग की पूछी है, हमने तब भी इस बात को कहा था कि अगर एक 25 गज के मकान में 62 वोट हैं, जो कि प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, वो जानकारी चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग का अपना एक सिस्टम है। जिसका भी वोट कटेगा या कटने वाला होगा, जिसका फॉर्म नंबर 7 आया है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसकी जाके जांच की जाती है कि वो वहां रहता है कि नहीं रहता, उसको मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का। अगर वो वहां रहता होगा तो चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया कर रहा है। मेरा एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने आज एक और पोस्टर जारी किया जिसमें कहा है कि अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बीजेपी अभी हमने सुबह एक पोस्टर आपको दिखाया था, वो इसके लिए काफी है, मैं बोलूं इसके लिए काफी है। आपने बहुत वैलिड प्रश्न पूछा है। यही बात दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब, आतिशी और इनके नेताओं से पूछ रही है जो 10 साल से दिल्ली में है। ये पिछले 20 दिन से लगातार दिन में 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की जनता को भरमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली वासियों के लिए क्या किया, इन्होंने दिल्ली के विकास के लिए क्या किया। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि सब चीजें छोड़ दें, सिर्फ इतना बताएं, ऐसे 10, 12, 15, 20 पॉइंट या 2 पॉइंट जो इन्होंने दिल्ली के विकास के लिए किए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के सांसद, 7 सांसद, बीजेपी के नेता मीडिया के सामने आए और जमकर निशाना केजरीवाल पर साधा, आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा, और साथ ही कैसे बीजेपी के पास एक विजन है दिल्ली के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए, उसको देश के सामने रखा। दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाई हमने, ये बीजेपी की तरफ से बताया गया। दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर बेहतर किया और इसी काम में बीजेपी जुटी हुई है। मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम जा रहे हैं। दिल्ली में जो बढ़िया काम बीजेपी सरकार के अंडर हुए हैं, जिसपे केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके का काम किया गया है, उसको गिनाते हुए दिल्ली के ये बीजेपी के 7 सांसद जो मीडिया के सामने थे, निशाने पर अरविंद केजरीवाल को लिया, आम आदमी पार्टी सरकार को लिया कि उसने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है और अभी भी जो असली मुद्दे हैं उनसे दिल्ली के लोगों को भटकाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। वहीं इस बीच एक के बाद एक वो मुद्दे गरमाते हुए दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले, और ताजा मामला जो है वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चिट्ठी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लिख दी, जिस पर आतिशी की तरफ से फौरन बिना वक्त गवाए चिट्ठी के जरिए ही पलटवार शिवराज सिंह चौहान पर किया गया। आतिशी ने बीजेपी की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी। किसानों की बात बीजेपी तो ना करे, ये आतिशी ने कहा। किसानों की बात करना जैसे दाऊद का अहिंसा पर प्रवचन देना, मतलब बीजेपी का किसानों पर बात करना ऐसा है जैसे दाऊद का अहिंसा पर प्रवचन देना। किसानों पर राजनीति करना बंद करे बीजेपी। बीजेपी ने किसानों पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, तमाम बातें आतिशी ने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं और इसी के जरिए पलटवार बीजेपी पर किया है। और इस पर बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, जरा सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीएम आतिशी को पत्र लिखा और ये चिंता जताई कि जो दिल्ली के किसान हैं वो कहीं ना कहीं उदासीन हैं, उनकी तरफ दिल्ली सरकार और खास तौर पर जो केजरीवाल सरकार है वो ध्यान नहीं देती आई है। इस पर क्या? पिछले 12 वर्षों में दिल्ली के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। उनके विकास के लिए उनकी किसी भी योजनाओं पर काम नहीं किया गया, किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया,
और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जब इसका संघर्ष किया तो माननीय उपराज्यपाल जी के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 1000 करोड़ की योजनाओं का गांव देहात के लिए जो फंड दिया गया उसके हिसाब से फिर ग्राम चौपाल में काम शुरू हुआ है। उनकी मोटेशन मंथ थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों के बाद प्रारंभ हुई है। जो डीडीए से एनओसी लेनी पड़ती थी कनेक्शंस की, बिजली कनेक्शन की, वो भी हमने ख़त्म की है। और भारतीय जनता पार्टी किसानों के वेलफेयर के लिए कटिबद्ध है। जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार फसलों की खरीद वैल्यू भी बढ़ा रही है, लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। और दिल्ली के किसानों का तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ उनको ट्रैक्टर लेने के लिए भी हरियाणा जाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में 35% टैक्स लगाया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कभी भी किसानों की सुध नहीं ली, इसलिए शिवराज सिंह जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।